लखनऊ में हो रही है। वाह, बहुत बढ़िया। बस तो बारिश में तो और बढ़िया पढ़ाई होती है। बैठे रहो चुपचाप, है ना। अच्छे से पढ़ाई होती है। फिर नहीं होती, बाहर जा नहीं सकते। ठीक है, चलो बस बहुत है। कुछ नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू। अब सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो, है ना। चलो आ जाओ, एनर्जी आ गई ना अब तो। हाँ, अब सुनना ध्यान से। हमने बात की थी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है जब क्या हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिसाइड किया जा रहा है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक। अब फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रोगेमिक, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिसाइड हो गया। कब बेटा? बिफोर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो चुका है। ठीक है ना। ये देखो, जैसे हनी बी में, ड्रोन के अंदर, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में अभी आगे। अच्छा, सिनगेमिक की बात करते हैं, जैसा जनरली आपको ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब होता है उस पर डिपेंड करता है। उस वक्त डिसाइड होता है कि मेल फीमेल बनेगा। जैसे ह्यूमन की बात करें अगर, या नॉर्मली प्लांट्स की बात करें, तो क्या होगा? ये एग है, ठीक है। ये जो है स्पर्म आया, यहाँ पर फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के वक्त डिसाइड हुआ है। अच्छा, मान लो इसके पास एक्स है, ये एक जो स्पर्म आया, इसके पास वाई है। ठीक। मुझे बताओ, यहाँ तो एक्स ही होगा, तो ये इन दोनों के फ्यूजन से एक्स एक्स बनेगा, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? एक्स वाई। यानी सिनगेमिक का क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिगेमिक, ये बड़े स्पेशल प्रकार के बेटा, सुनना। यहां क्या है? बच्चे तो हो गए, है ना, एग ले कर दिए मान लो। अब इनमें क्या हो रहा है उसके बाद? अब डिसाइड करेंगे बाद में, कि पहले बच्चे हो गए ना, अब डिसाइड कर लेंगे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। ठीक है, तो ये होता है किसके अंदर? क्रोकोडाइल और टर्टल के अंदर। इनमें इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी, बस इतनी सी बात है कि अगर पूछ लिया जाए एपिगेमिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो डिटरमाइन होता है सेक्स, या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे आफ्टर, है ना। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। पहला एलोसोमिक या सेक्स क्रोमोसोम मेथड, दूसरा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तीसरा जेनिक बैलेंस, चौथा एनवायरमेंटल बेसिस। आई बात समझ? अब देखो क्या हो रहा है। एलोसोमिक, एलोसोमिक मतलब जब सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड। ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, यहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो आप अच्छे से समझ चुके हो, यानी अगर एन है या 2n है तो दोनों में अलग अलग होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंट का जो है प्रभाव इस पर पड़ेगा। क्लियर है बात? चलो अब एलोसोमिक मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन दिस मेथड सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जानते हैं क्या हम? क्या होते हैं? एक्स वाई ऐसे होते हैं ना, होते नहीं होते? हेटेरोसोम भी बोलेंगे या एलोसोम बोलेंगे। ठीक है। अब देखना आगे क्या हो रहा है। विल्सन और स्टीवन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बताया था इसके बारे में। ठीक है। अब बेटा इसमें कुछ नहीं है, पीछे वाले में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या क्या लिखना है? कहाँ कुछ लिखा ही नहीं। अब आगे ध्यान रखेंगे, है ना। ध्यान से सुनना। विल्सन एंड स्टीवंस की बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात की इन्होंने, तो इन्होंने बोला 2 तरह के क्रोमोसोम दिखाई देंगे। एक होगा एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवर किया था हेनकिंग साइंटिस्ट ने इंसेक्ट में, और इसे एक्स बॉडी बोला था। क्या बोला था? एक्स बॉडी। वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई क्रोमोसोम जो है उसे स्टीवंस ने डिस्कवर किया था और वाई बॉडी बोला था। ठीक है, सिंपल बात है। एक्स बॉडी को हेनकिंग ने इंसेक्ट में फाइंड आउट किया और क्या बोल दिया?
एक्स बॉडी। वाई क्रोमोसोम जो है उससे स्टीवंस ने फाइंड आउट किया और क्या बोल दिया, वाई बॉडी बोल दिया। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना, इतनी तो क्लियर है ना। चलो आगे, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप जनरल है, जो आप हमेशा देखते आ रहे हो। एक्स एक्स क्या होती है, फीमेल है, और एक्स वाई मेल होते हैं। ठीक, ये जो है इनके अंदर पता है क्या होता है बेटा, ये लाइगियस टाइप का एक इंसेक्ट है, उसके अंदर खोजा गया था, तो इसलिए इसे लाइगियस टाइप का भी बोल दिया गया है। कहाँ लिखा है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहाँ लिखा है? अच्छा ये वाली लाइन, इससे कंफ्यूज मत होना, इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो यहां देखो क्या हो रहा है, ए प्लस एक्स एक्स और यहां पर ए प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये जो फीमेल है, हाँ वो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मैंने बोल तो दिया, कंफ्यूज मत हो, थोड़ी बहुत गलती है। आप इन स्लाइड को, एक बात आपको बता दूं, देखो मैं, है ना, पढ़ना आपको, स्लाइड आपको पता है क्यों देते हैं, ताकि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं आप नोट ना कर पाओ तो नोट कर लो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन स्लाइड को ही नोट समझ लेते हैं। अरे नोट्स मॉड्यूल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। ठीक, अब आपको तो मॉड्यूल से पढ़ना है, मेन आपका जो मेन सोर्स है रीडिंग का, स्टडी का, वो मॉड्यूल है। आई बात समझ, क्लियर? चलो, कोई गड़बड़ी आती है तो उसको क्रॉस चेक करके कहां देखेंगे अपन, मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल में लिखा है वो सही है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सही है, बस क्लियर है बात। इसमें कभी कभार क्या होता है, इधर उधर थोड़ी बहुत गड़बड़ी रह जाती है। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, सुनना, फीमेल ए प्लस एक्स एक्स लिखा हुआ है, ए प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। फीमेल के अंदर क्या दो तरह के गैमेट दिख रहे हैं क्या आपको? एक ही तरह का दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं होमोगेमेटिक। एक तरह के गैमेट बनाने वाले ऑर्गेनिज्म होमोगेमेटिक होता है, और दो तरह के बनाने वाले कैसे होते हैं, हेटेरोगेमेटिक। कैसे होते हैं, हेटेरोगेमेटिक होता है। ठीक है, क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना, समझ गए सब लोग, गड़बड़ तो नहीं करोगे? क्लियर? अब देखो, हेटेरोगेमेटिक की बात कर रहे हैं, दो तरह के गैमेट बनते हैं मेल के अंदर। ठीक, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय विल्सन एंड स्टीवंस इन लाइगियस टाइप ऑफ इंसेक्ट। क्लियर, लाइगियस इंसेक्ट इसलिए कहते हैं यहां पर। चलो, ह्यूमन, मैनी मैमल, ड्रोसोफिला, इनके अंदर कौन सा मिलता है, कौन सा मिलता है, यही वाला लाइगियस टाइप का। डायग्राम देख लिया, देख रहे हो, ये एक्स वाई, ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर, बोले आगे, देखो JW ZZ टाइप और XY और XX टाइप। JW, अब क्या हुआ बेटा, यहां पर बर्ड्स जो होती है ना, उनके अंदर ये जो प्रोसेस है उल्टी हो गई। उल्टी कैसे हो गई, मतलब अब यहां पर जो बर्ड है, फीमेल बर्ड जो है, वो क्या करते हैं, दो तरह के गैमेट बनाते हैं। कितने तरह के बनाते हैं बेटा, दो तरह के बनाते हैं। और अगर हम बात करें मेल की, तो एक तरह का गैमेट बनाता है। कैसे बनेगा, एक गैमेट यहाँ क्या होगा जेड, और एक गैमेट क्या होगा यहाँ पर डब्ल्यू। तो इसको अपन ने क्या बोला, हेटेरोगेमेटिक, और मेल को क्या बोला, होमोगेमेटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेक्स डिटरमिनेशन में जो बर्ड्स हैं उनमें मेल का रोल होता है या फीमेल का होता है, तो आप बोलेंगे फीमेल का, क्योंकि वो हेटेरोगेमेटिक टाइप की है, यानी दो तरह के गैमेट बनाती है, जबकि जो मेल होता है वो सिर्फ एक तरह का गैमेट बनाता है। तो उससे क्या होगा, मेल ने तो एक गैमेट दे दिया, ए प्लस जेड, ये वाला। अब अगर ये जेड दे रही है तो मेल बनेगा, अगर ये डब्ल्यू दे रही है तो फीमेल बनेगा। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, फीमेल पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। जबकि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में किस पे डिपेंड करता है, मेल पर। क्लियर, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात। ये देखो फाउल लिखा है, मतलब यहां पर ये मुर्गा मुर्गी की बात की जा रही है। यहां पर कौन है, ये होमोगेमेटिक है, और ये कैसा है, हेटेरोगेमेटिक है। याद रखना इसको, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर
तीन अपने को मिलेंगे, कौन कौन? ड्रोसोफिला, ह्यूमन और ये फाउल। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। कई बार ये क्या करते हैं, इसको तो इधर लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर पूछ लेते हैं कौन सा डायग्राम सही है, तो अपन बोलते हैं अरे सारे सही है, कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखना, एक्स एक्स और एक्सो टाइप ऑफ प्रोटेनर टाइप। प्रोटेनर टाइप आप पढ़ चुके हो बेटा, इसको पहले याद करो कहां पढ़ा था, तब भी मैंने समझाया था आपको। वो जो एक डायग्राम आया था ना एनसीईआरटी का, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ था, मॉर्गन साहब का डायग्राम था, वहां पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो ध्यान देना बेटा। ड्रोसोफिला जो है ना, ड्रोसोफिला उसके बारे में है। हाँ, ड्रोसोफिला के बारे में अपन दो तीन प्रकार से पढ़ेंगे, सारे समझा दूंगा, देखते जाना एक एक करके। फीमेल जो है वो कैसा है, ए प्लस एक्स एक्स। अब यहाँ क्या होता है, ये जीरो जो है ना क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और वाई होना चाहिए था वैसे तो, भाई ये वाई हट गया, यहाँ से डिलीट हो गया, गायब हो गया, तो ये कैसा रह गया बेचारा, एक्स और खाली। तो खाली को अपन ने ओ से बता दिया, तो इसको क्या बोला, प्रोटेनर टाइप। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम फाउंड मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक कंडीशन अपनी हम जब एमबीआई पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगी, तब तक के लिए इसको याद रख लो बस कि मोनोसोमिक होता है ये। ठीक, हैव ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑड नंबर के क्रोमोसोम है यहाँ पर, जनरली ऑड नंबर क्रोमोसोम नहीं मिलते, मतलब कैसे मिलेंगे, अपने अंदर कितने हैं, 46 है, ड्रोसोफिला में 8 है, मटर में 14 है। आई बात समझ? क्लियर? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स ऑफ आई कलर, हाँ बिल्कुल वही वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसने दो तरह के गैमेट बनाए, क्या एक ही बनाया, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, यही बनता है तो गैमेट हमेशा, फीमेल तो यही बनाती है। अब मेल, मेल ने बनाए दो तरह के। कैसे बनाए दो तरह के, आप बोलोगे सर एक ही एक्स है उसके पास, तो हाँ एक एक्स तो उसने इस गैमेट में डाल दिया, अब दूसरे वाले के साथ भेदभाव हो गया। भेदभाव कैसा, वहां पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो इसलिए इसमें दो तरह के गैमेट होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, हेटेरोगैमेटिक। ये लिख दिया यहां पर। किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं आना चाहिए बाद में कि आप बोलो कि सर यहाँ तो एक ही एक्स है, फिर हेटेरोगैमेटिक क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गैमेट के जो प्रकार है, जो टाइप है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, एक के अंदर एक्स है, एक के अंदर कुछ भी नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात, सबको समझ आई है? चले आगे। ठीक, अरे टर्नर सिंड्रोम नहीं होता, ये इंसानों की बात थोड़ी चल रही है बेटा। हाँ उसके अंदर होगा, आगे पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। ग्रास होपर, कॉकरोच, इनमें मिलता ही है। इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, प्रोटेनर टाइप का मिलता है। मेमल्स में पूछा जाए तो लाइगियस टाइप का मिलता है। ठीक है, ये कौन है, मेल, ये कौन है, फीमेल। अरे इसमें भी कोई डाउट है क्या? चलो आगे देखना, क्रोमोसोम नंबर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, वैसे बता चुके हैं ऊपर, फिर भी सुन लो, नहीं मानो तो। क्या हो रहा है देखो, 23 क्रोमोसोम है, कितने बेटा, 23। कितने हैं, 23 हैं। क्यों है, क्योंकि एक एक्स या एक क्रोमोसोम यहां से गायब हो गया। और ये कितने हैं यहाँ पर, ये कितने हैं यहाँ पर, 24 है। एक पूरा है और एक यहाँ पर काम है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है काम की बात। काम की मतलब थोड़ी सी नई बात है, ये तो अपन सब जो पढ़ रखे थे वही बातें चल रही थी, अब नई बात सुनना। क्या हो रहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हनी बी में मिलता है ये, हनी बी में। अगर आपसे पूछा जाए, अरे पहले पढ़ तो ले यार बेटा, है 23 का हैप्लॉइड की कहां बात आ गई, 23 के हैप्लॉइड की कहां बात आ रही है यहाँ पर, चेतन? चलो सुनो, 23 का हैप्लॉइड बनेगा ना बेटा, पुरानी स्लाइड में समझाया क्या अपन ने, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 23 है, 23 है तो एक कैसा होएगा, खाली रहेगा। एक के अंदर कितने रहेंगे, यहां तो कितने बनते हैं, 12 और 12,
और यहाँ कितने बनेंगे, एक 12 का होगा और एक 11 का होगा गैमेट। आई बात समझ? चलो सुनो ध्यान से। अब इंसेक्ट्स, यानी अगर आपसे पूछा जाए इंसेक्ट में कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? प्रोटेनर टाइप। पर अगर उसने डिफाइन कर दिया, बोल दिया क्वेश्चन में हनी बी है, तो फिर प्रोटेनर टाइप नहीं बोलोगे सर, वो भी तो इंसेक्ट होता है। अरे भैया, इंसेक्ट तो होता है, पर हनी बी में स्पेशल टाइप का मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखना ये बात, भूलना नहीं। हनी बी की जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है। कैसे होता है? हेप्लॉइड है, यानी कि वन सेट है, वन सेट है, तो ये क्या होगा? मेल होगा। वन सेट का मतलब समझते हो ना? वन सेट का मतलब समझते हो ना? ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, इनके होमोलोगस भी होंगे ऐसे कैसे ही होंगे कि नहीं होंगे? जैसे हमारे अंदर 23 इधर के 23 इधर के, दिख रहा है क्या? ये 23 इधर, ये 23 इधर के 23 इधर के, तो दो सेट हुए नहीं हुए? सेट 1 और सेट 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर सेट है, एक ही सेट है, तो क्या होगा? वो मेल होगा। अगर दो सेट है तो फीमेल होगा। याद रखना है बात। एक सेट है तो मेल होगा, मेल को ड्रोन कहते हैं। फीमेल में दो सेट होंगे तो फीमेल होगी। ठीक है, इसमें भी दो होती है, क्यून और वर्कर। ठीक है, अब देखना कैसे होता है ये। अब काम की बात आ रही है। ये फीमेल थी, ठीक। फीमेल में इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 32, 16 पेयर होते हैं। याद रखना, कितने होते हैं बेटा? 16 पेयर। अब 16 पेयर जो होते हैं, इसमें क्या है? 2n इक्वल टू 32। फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और मेल कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड का मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कितने होंगे यहाँ पर? 16 क्रोमोसोम होंगे। एक क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे क्रोमोसोम नंबर 16 तक। इनके भाई नहीं होंगे यहाँ पर, ट्विन। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब देखना क्या हो रहा है। अब आया टाइम फर्टिलाइजेशन का। फीमेल ने गैमेट बनाए, पर फीमेल गैमेट कब बनाएगी? जब मियोसिस होगा। मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद आप क्या देखते हो? दो तरह के गैमेट बने हैं। दो तरह के नहीं, दो है गैमेट यहाँ पर। एक तो N16 यहाँ पर, ये N16। आई बात समझ? पर यहाँ मेल को भी बनाने थे गैमेट तो, पर मेल ने बोला कि अगर मेरे अंदर मियोसिस करवा दिया तो कैसे होगा काम, क्योंकि मेरे पास तो एक ही साइड है, मियोसिस हो ही नहीं सकता। तो मियोसिस नहीं हो सकता, तो इससे बोला कि भाई ऐसा कर, तू माइटोसिस कर ले। माइटोसिस कर ले मतलब इसी सेल को क्या कर, वापस एक और बना, उस सेल से एक और बना, ऐसे बहुत सारी सेल बना ले, वही तेरे गैमेट होंगे। इसने बना लिए, माइटोसिस हुआ। उसके अंदर भी प्लॉइडी कितनी होगी? एन इक्वल टू 16, और यहाँ कितनी होगी? एन इक्वल टू 16। अब बताओ जरा, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर? बोलो हाँ या ना। किसी को कंफ्यूजन है? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन किया गया। अब मुझे बताओ, दो आ गए, ये 16 और 16 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32। और जैसे ही 32 आया तो इसका सेक्स डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? ये क्या बना दी गई है? फीमेल। हाँ बिल्कुल, माइटोसिस से दो बनेगी, है ना? फीमेल बना दी गई है। क्यों? अरे कुछ नहीं सोचना, अगर 32 है तो फीमेल। आई बात समझ? अच्छा, अब क्या हुआ? ये एक गैमेट जो है, इसे किसी से भी फ्यूज होने को नहीं मिला, तो ये अकेला रह गया इधर। अभी यहाँ है ना, अकेला रह गया, तो क्या हुआ? ये क्या बन जाएगा? इसको बोल, इसको छोड़ो, अभी अभी जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ। अकेला रह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मेल। तो इसको अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। भाई बात समझ? अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये मेल बन रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N16 है, इसका फ्यूजन किसी से नहीं हुआ। फ्यूजन हुआ है क्या? किसी से नहीं हुआ, अकेला रह गया। जब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेल कहते हैं। बोलो हाँ या ना। मेल जो है बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। जब कोई फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफ स्प्रिंग पैदा करती है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। सही बात समझ? चलो यहां लिख देता हूं मैं ना, याद रह जाएगा आपको अभी वापस से। ठीक है।
विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट ऑफ स्प्रिंग बन गए। क्लियर? अब देखना, फीमेल जो होती है इसमें दो तरह की बात की जाएगी। यानी ये जो एक फीमेल है इसे क्यून बनाया जाएगा और एक को वर्कर बनाया जाएगा। उनके डाइट पर डिपेंड करेगा कि वो क्या बनेंगे। फीड्स ऑन रॉयल जेली तो वो क्यून बन जाएगी, और अगर उसे बी ब्रेड खिलाया जाएगा तो वो वर्कर बन जाएगी, और स्टेराइल होगी यानी आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और ये जो क्यून होगी ये फर्टाइल होगी और आगे जाकर ये क्या करेगी, एक बनाएगी। एक से क्या होगा, नई जनरेशन आएगी। आई बात समझ? क्लियर हुआ? वापस से बता रहा हूं, फीमेल जो होती है वो 2n इक्वल टू 32 होती है, इससे में मियोसिस होता है, गैमेट बनते हैं। जबकि मेल जो होता है वो माइटोसिस करके गैमेट बनाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 16 इधर से और 16 इधर से आते हैं, तो टोटल 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो फीमेल बी होती है, वो बी फीमेल होती है। जबकि यहां पर कुछ एग को फर्टिलाइजेशन होने का मौका नहीं मिलता और वो बन जाते हैं मेल, क्योंकि उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 16 ही रहता है, सिंगल सेट। ठीक, ठीक है। अब रॉयल जेली एक स्पेशल डाइट है जो दी जाती है फीमेल को, और बी ब्रेड एक नॉर्मल डाइट है जो दी जाती है वर्कर को। इसकी कोई डिटेल नहीं है अपने। ठीक, सेकंड में 16 में पार्थेनोजेनेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है ना? सेकंड ये वाला जो है ना, अरे इसका फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो डबल हो गया, तो क्यों बनेगा फिर ये? आई बात समझ? ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। तनुश्री आपकी बात का जवाब दे दिया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर फर्टिलिटी आ रही है। हाँ, ठीक है। और फीमेल नहीं बन सकता, एक फर्टाइल बनी है। हाँ, दोनों सारी बातें क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वहां पर जो पुराने दूसरी बी होती है, ये एक सोशल इंसेक्ट होता है बेटा। इसकी हाई, वो जो हाइव होता है ना पूरा, उसके अंदर पहले से भी तो है, एक साथ ही सारे ही बच्चे थोड़ी पैदा हुए हैं, पहले से उनके बुजुर्ग भी तो होंगे, वो बुजुर्ग खिलाते हैं इनको, देख रेख करते हैं। ये वर्कर जो होती है ना, ये नए बच्चों की, नए एग्स की देख रेख करती है। आई बात समझ? माइटोसिस में दो बनेगा तो, अरे भाई बेटा सिर्फ दो ही थोड़ी बन रहा है, कनेक्ट कैसी बातें करते हो आप? यहाँ तो 1000 बनते हैं, इधर भी 1000 बनते हैं, 1000, 2000, 10,000, कितने भी बन सकते हैं। टाइप तो एक ही है, टाइप कितना है, एक ही टाइप का है। अब यहां पर बने बहुत सारे, उनमें से कुछ का फ्यूजन इससे हो गया और कुछ का फ्यूजन नहीं हुआ इससे। आई बात समझ? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखना यहां पर क्या बात है। मेल हनी बी ड्रोन डज नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर, यानी हाँ यूनिपेरेंटल होगा। अब देखो, मेल जो होता है ना उसके फादर नहीं होता बट ग्रैंडफादर होता है। कैसे? देखना, यहां देखो, ये रहा मेल, इसके फादर कौन है? कोई नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एग से बना है कि नहीं है? अब अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी, कि ये जो मेल है ना, इसके सन नहीं है। सन है क्या इसका? कौन है इसका सन? कोई नहीं है, क्योंकि फ्यूजन हुआ ही नहीं। सन नहीं है बट ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन कैसे होगा? इसकी जो बेटी होगी ये, इसके तो सन पैदा होगा ना आगे जाकर, जिसमें n इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। आई बात समझ? तो क्या होगा यहां पर, जो मेल है, जो मेल है उसके सन नहीं होता, उसके ग्रैंडसन होता है। और जो बच्चे हैं यहां पर, ये इनके क्या हो रहा है यहां पर देखो, मेल डज नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडसन, और फादर होते हैं पर ग्रैंडफादर, फादर नहीं होते पर ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी में लिखी हुई है।
क्लियर है सबको? आगे बढ़े? क्लियर? क्या दिक्कत है? ये लाइन नहीं समझ आई? वापस बता रहा हूं लास्ट बार। इस मेल के बच्चा कौन है मुझे बताओ। ये जो मेल है, ये वाला मेल, इसका सन, इसका बेटा कौन है? जिसको डाउट है वो जरूर टाइप करे। बताओ। कोई नहीं? कौन है? कोई भी नहीं है। कहां है? इसके तो सिर्फ बेटी होती है पैदा। अरे ये जो लड़का पैदा हुआ है, इसमें उस मेल का क्या रोल है? इस मेल का कोई रोल नहीं है ना इसमें। इस मेल में है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक। अब मुझे बताओ कि ये जो मेल है, इसके बेटा तो पैदा नहीं हो रहा। इस मेल के सन पैदा नहीं हो रहा, पर इसकी जो डॉटर है उसके क्या होगा? सन होगा। तो इस मेल का ये क्या हुआ? ग्रैंडसन हुआ ना। अब आप हिंदी में, अरे ये इंग्लिश में ग्रैंडसन ही रहता है, नहीं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? नाती। इस सन जो है ना, ये वाला सन, इसके नाना है ये। अब क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो आ रहा है अपना, वो आ रहा है जेनिक बैलेंस थ्योरी। ठीक। हाँ, राइट। जेनिक बैलेंस थ्योरी की बात करें हम यहां पर, तो इसका क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। अब इसमें कैसे होता है, सुनना ध्यान से। जेनिक बैलेंस थ्योरी में सीबी ब्रिजेस जो है, इन्होंने बताया ड्रोसोफिला के अंदर असल में होता क्या है। जब स्टडी किया गया डिटेल में, तब पता चला कि जो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला है, उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जब होता है, तो असल में इनके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। पर जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो डायरेक्टली सेक्स डिटर्मिनेशन में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता। क्या बात बोली मैंने? वाई क्रोमोसोम, जैसा कि अभी तक देखा गया है, वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम के मिलने से मेल बनता है, और वाई ना हो तो एक्स और एक्स के मिलने से फीमेल बनता है। बट ड्रोसोफिला के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है, ड्रोसोफिला के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है, उसका डायरेक्टली रोल नहीं होता किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। अब वो बात क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। असल में होता क्या है कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना बेटा, ये वाई क्रोमोसोम एक काम करता है। काम क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, इसका मतलब क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से ही आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म बनेंगे। और स्पर्म के अंदर होगा तो सही, वाई क्रोमोसोम भी जा रहा है वहां पर, बट उसका कोई रोल नहीं है। अब देखना क्या होता है। Y chromosome play role in spermatogenesis, so Y chromosome is essential for the production of fertile male. मतलब इसका रोल कहां है कि ये जो मेल है, ये मेल है, इसके अंदर मान लो Y हटा दिया जाए, तो इसके अंदर ये जो मेल होगा ना ड्रोसोफिला, ये कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। आई बात समझ में? क्लियर है यह बात? Y chromosome do not play direct role in sex determination. क्लियर? चलो, अब क्या हो रहा है बताई दी मैंने बात आपको। देखना, ड्रोसोफिला जो है उसमें फीमेलनेस जो होती है, फीमेलनेस जो होती है, उसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है ना। और जो मेलनेस होती है, उसका जीन कहां होता है? ऑटोसोम पे होता है। मतलब यहां पर ऑटोसोम भी रोल प्ले करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। अभी तक हम क्या देखते थे? अगर हमारी बात करें ह्यूमन की, तो ऑटोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑटोसोम को अपन देखते हैं क्या सेक्स डिटर्मिनेशन में? बात करते हैं क्या? कभी नहीं करते। अपन किसकी बात करते हैं? सिर्फ एक्स और वाई की। करते हैं कि नहीं करते? पर अगर हम यहां पर बात करें कि जीन फॉर मेल फर्टिलिटी जो है, वो तो कहां होगा? वाई क्रोमोसोम पर जीन फॉर मेलनेस जो उस ड्रोसोफिला को मेल बनाएगा, कैरेक्टर डेवलप करवाएगा, वो तो ऑटोसोम करवाएगा। ठीक है, ये मेल बन गया।
अब इसमें गैमेट बनने का काम जो होगा ना बाद में, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब वाई करेगा। आई बात समझ? क्लियर? चलो, सेक्स इंडेक्स रेशो, ये साइंटिस्ट ने सेक्स इंडेक्स रेशो निकाला, इसका मतलब क्या होता है? SIR, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं उस ड्रोसोफिला में, है ना, और नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, सेट ऑफ ऑटोसोम, सेट, सेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे अंदर दो सेट होते हैं, 23 का सेट एक तरफ, 23 का सेट एक तरफ। समझ आ गई ये बात? बोलो हाँ या ना। अगर समझ आ गई तो यहां बोलना, जिसको डाउट है वो बोल दो जल्दी से। सेट का मतलब समझ आ गया ना? ठीक है, अब बाद में नहीं पूछना, अभी पूछ लो। दो सेट है, यानी अगर इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है, कितने, अगर जैसे हमारे अंदर 23 है ना, तो हर एक सेट में कितने आएंगे? 23 आएंगे, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, ये जो रेशो होता है ना, अगर ये 0.5 या 1 है, कितना है बेटा, याद रखनी है ये बात, 0.5 या 1 है। अगर 1 है तो फीमेल होगी, और अगर 0.5 है तो मेल होगा। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। क्लियर? अगर 1 है तो नॉर्मल फीमेल होगा, अगर 0.5 है तो मेल होगा। अब हम बात करें अगर सुपर फीमेल की या फिर मेटा फीमेल की, किसकी बात कर रहे हैं हम? सुपर फीमेल या मेटा फीमेल। ये क्या होती हैं? जिनकी जब SIR की, सेक्स इंडेक्स रेशो की वैल्यू 1 से ज्यादा आए और अगर 0.5 से कम आए, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सुपर मेल या मेटा फीमेल, और या फिर सुपर मेल या फिर मेटा मेल। एक और बनता है 0.5 से लेके 1 के बीच में इंटरसेक्स। ये तीनों जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल होते हैं ये, मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है इनके अंदर। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला समझ आ गया? ठीक। सुपर फीमेल को सिर्फ इतना सा समझ लो, यहाँ पर स्टेराइल होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है उसमें गड़बड़ी हो गई, है ना, म्यूटेशन वगैरह हो गया, प्लॉइडी बदल गई इसकी किसी वजह से, तो ये जिंदा तो रहेंगे, सब काम कर रहे हैं, पर ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ऑफ स्प्रिंग इनकी डेवलप नहीं हो पाएगी। क्लियर? चलो देखना आप आगे। इफ वैल्यू ऑफ एक्स बाय ए रेशो इज 1, ये तीनों बातें लिख दी अपन ने, यहां पर लिख दी ना। अब देखो 2a प्लस XX क्या होता है? 2a प्लस XX क्या होता है? यहां पर क्या रेशो निकाल रहे हैं अपन? 2a मतलब ऑटोसोम्स का सेट। कितने सेट होते हैं इसके अंदर? दो सेट है ना, दो सेट है। उन दोनों सेट में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 3 3, और एक सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा। ठीक, चलो देखो क्या हो रहा है। एक्स बाय ए निकालें इसमें। एक्स की संख्या कितनी है? 2। ऑटोसोम की संख्या, सेट की संख्या कितनी है? 2। तो 2/2 कितना हुआ? 1। ठीक है, अब मुझे बताओ मेल के अंदर XY होता है ना, तो X कितना है? 1। तो 2a प्लस एक्स, 2a प्लस एक्स, क्या कर दूं यहां पर, क्या लिखूं? X की संख्या 1 और ऑटोसोम की संख्या 2, तो कितना आया? 1/2, 0.5, तो कैसा आई ये? फर्टाइल मेल है। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। समझ आई नहीं आई? क्लियर? अब देखो आगे, XO, यानी यहां पर ये Y गायब हो गया, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 0.5, स्टेराइल मेल। अब ये बताओ मुझे कैसे हुआ ये स्टेराइल, जबकि इसकी वैल्यू भी तो 0.5 है कि नहीं है? कौन बताएगा? बताओ। यहां पर क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि वाई एब्सेंट है, वाई एब्सेंट है तो वो फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म नहीं बन रहे यहाँ पर, एक तरह से गैमेट नहीं बन रहे, स्पर्म नहीं गैमेट बोला करो यहाँ पर, ठीक है ना? बोलो, सही बात है? क्लियर? चलो
समझ आ गया? ये तो स्टेराइल होगा। अब आगे और एबनॉर्मल कंडीशंस देखते हैं अपन। एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? 3 प्लस एक्स एक्स, 3 प्लस एक्स एक्स, तो क्या हुआ? एक्स बाई ए। तीन सेट आ गए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अरे कितने सेट है? 1 2 3 है ना? तो कितने सेट आए? 3 ए, तो 2/3, तो कितनी वैल्यू हुई इसकी? 0.66। क्या ये 1 और 0.5 है? 1 या 0.5 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इंटरसेक्स। क्लियर है बात? क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? आगे की बात करें, 3a प्लस एक्सओ। सबसे पहले ओ देखते ही पहले समझ आ गया भैया ये तो स्टेराइल होएगा, और 3a और दिख रहा है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर? x बाई ए 1/3, 0.33। ठीक। इंटरसेक्स मतलब जो ना तो मेल है ना फीमेल है, सुपर मेल, और ये फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा? सुपर फीमेल हो जाएगा। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा सुपर मेल क्या होता है, सुपर फीमेल क्या होता है, कुछ नहीं आएगा। क्लियर है बात? यहां पर सबको समझ आ गई ना इतनी बात? तो बोलो है ना? चलो आगे चलते हैं। अब इस जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है इसको कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब समझ आता है जब जो क्रोमोसोम जो है उनको किसी रिप्रेजेंटेशन के से हम जमा देते हैं डायग्रामेटिकली, या रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसी चीज से, तो वो कैरियोटाइप कहलाएगा इसका, है ना? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, है ना? ठीक है, चलो देखना। ड्रोसोफिला क्या होता है? 2n = 8, सबको पता है ना? मतलब कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? 8। कितने हैं? 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे होते हैं ये। कैसे होते हैं? इस तरीके से। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है। 6 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखना क्या है, ये देखो जो मैंने बताया वही बात, और ये यहां पर एक्स वाई। क्लियर है ये तो बात? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसका एक तरीका है। तरीका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं अपन, है ना? इस न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्रोमोसोम्स हैं। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं देखना। ये वाला पहला क्रोमोसोम रहा, ये जो है ना, ये वाला, इसको मैंने यहां बना दिया, ये रहा। ठीक है, अब कैसे लिखूंगा मैं इसको? सेकंड वाले को, ये इसको यहां लिख दिया। फिर थर्ड वाले को, ये वाला थर्ड है ना, इसको यहां लिख दिया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब इनके जो होमोलोगस है वो भी इनके साथ ही रहेंगे, तो इनको अपन कहां लिख देंगे? इनके पास है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद बचे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन किसकी? अच्छा, इसको देख के आप ये बता सकते हो क्या कि ये मेल है या फीमेल है? कैसे? अरे यहाँ वाई दिख रहा है क्या आपको? तो वाई है तो ये मेल है। ठीक है, और अगर इसी की बात करूं यहां पे फीमेल में, ऐसे हो जाएगा, सेम रहेगा बाकी तो। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? क्लियर है नहीं है? ठीक है, बड़े आगे। चलो देखना, अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक्स बाय ए निकाल लें, रेशो आता ही आपको, फर्टाइल मेल बन गया है। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहाँ क्या है? 2a प्लस एक्स एक्स, कौन है ये? फीमेल है, 1। ठीक है, अब यहां देखना, यहां से इसको हटा दिया गया। ठीक, ये कैसा हुआ? 2a प्लस एक्स ओ, ये है तो कैसा बनेगा? तो कैसा? एक तरह से मेल, बट कैसा होगा? स्टेराइल होगा। ठीक, आगे देखना, यहाँ नोटिस किया आपने? 1 2 3, तो 3 सेट आ गए यहां पर, तो यानी ये कैसा होगा? 0.66, तो कैसा होगा? इंटरसेक्स। इस तरीके से ये सारा होगा, यहां पर देखते जाइए। क्लियर? ये वाला देख लो, क्लियर? सुपर फीमेल, ठीक है ना? यहां क्या हुआ? 2 जोड़े तो ठीक है ये, ठीक है, और ये यहां पर कौन आ गया? एक्स्ट्रा एक्स आ गया यहां पर। आई बात समझ? चलो
अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक और बेसिस है। एक लियोन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया कि बार बॉडी होती है। बार बॉडी क्या होती है? असल में मेमेलियन फीमेल जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो टेम्परेली कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। एक, ये दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर ये जीन है, यहाँ पर ये जीन है, दोनों काम कर रहे हैं। इन दोनों में से एक ने सोचा कि भाई जब काम एक ही कर रहा है तो दूसरे को एक्टिव रहने की जरूरत क्या है? तो उसमें से ये क्या हुआ, एक जो होता है वो कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब ये इनएक्टिव हो गया। कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया ये। तो इनएक्टिव होने की वजह से, इनएक्टिव होने की वजह से आपको यहां पर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम दिखाई देगा। तो यानी कैसे दिखाई देगा वो? इस फॉर्म में, बार बॉडी की फॉर्म में एक ड्रमस्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बार बॉडी कहते हैं। अब ये क्या होता है? असल में इसको फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शनल। मतलब अभी कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर रहा, हो सकता है आगे करेगा, जब डिवीजन होने लगेगा तो वापस जाग जाएगा, वापस जाग के क्या करेगा? फिर काम चालू कर देगा। पर जैसे इस पे काम नहीं होता ये सो जाता है ना? सो गया। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है जो क्या नहीं करते? प्रोटीन नहीं बना रहे, एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे। तो ये टेम्परेली क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। आई बात समझ? यूक्रोमेटिन जो बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पता है ना? ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। क्लियर? ये देखिए जाइए। ठीक, अब एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ बार बॉडी निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन। अब मुझे बताओ कि अगर ह्यूमन मेल है तो उसके अंदर बार बॉडी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अरे देखो जरा, नॉर्मल फीमेल जो है उसमें तो 2 - 1 1 पर एक्स, तो एक ही है मेल के पास, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बार बॉडी नहीं मिलेगी। अब दो जो पॉइंट है अपने वो याद रखने वाले, वो ये टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें 2A प्लस XO, तो यहाँ क्या हो जाता है? 1 - 1 तो 0 बार बॉडी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा, यहाँ पर ये मेल होगा, क्लाइनफेल्टर वैसे मेल होता है, पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एक्स होते हैं, तो क्या होता है? फिर भी बार बॉडी मिलेगी। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स की बात। ये क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर खत्म बात इसकी, है ना? कोई ज्यादा डिटेल नहीं है अब इसकी यहाँ पर। हाँ, मेल है या फीमेल है ये बार बॉडी देख के पता लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए समझ आई बात सबको? आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पर अपना एक सेगमेंट पूरा होता है। बार बॉडी सारी, हाँ बिल्कुल सारी स्टेज में। ठीक है, कोई सेल डिवाइड हो रही होगी तो अलग बात है वहां पर, है ना? वो अलग बात है। सारी स्टेज का मतलब ये नहीं कि बच्चा है तो नहीं मिलेगी, बड़ी हो जाएगी तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, सभी में मिलेगी। बच्चा पैदा हो जाएगा जब छोटी बेबी है तब से भी चेक किया जा सकता है, पर जनरली कब चेक किया जाएगा? जब इसका जरूरत कब पड़ेगी? जब कुछ दिक्कत हो या कुछ बात हो ऐसी, है ना? तो अब छोटा बच्चा तो कुछ गड़बड़ करेगा नहीं। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल है भी नहीं इसके अंदर। आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालते हैं और किसके अंदर कितनी मिलती है, ये याद रखने का पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तब अपना एक सेगमेंट पूरा हो गया है। अब अपन थोड़ा ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम किसी के बारे में बात कर लेते थे, जनरली पौधे वगैरह की बातें कर रहे हैं, सारी चीजें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में। स्टडी और एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन जेनेटिक्स। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि ह्यूमन जेनेटिक्स जो है उसकी जरूरत क्या है, जरूरत ऐसे है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अगर जेनेटिक्स के बारे में पता लग गया तो क्यों ना हम इसे इंसान के फायदे में के लिए काम में लें। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं उनमें जन्मजात बीमारियां हो जाती है कुछ कुछ,
क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, यानी उनके पेरेंट्स में पहले शायद कहीं रेसेसिव कंडीशन में बीमारी थी, या फिर अगर डोमिनेंट में भी हो, कई बार पता ही नहीं होता कि भाई ये इस बच्चे में होगी कि नहीं होगी। आप तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता चल गया। हर एक इंसान को पता है क्या? नहीं पता। अब नहीं पता तो क्या होता है बेटा, कि कुछ बच्चे जो हैं उनमें बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो वो पूरी जिंदगी जो है सफर करेंगे उससे रिलेटेड, अगर वो लीथल डिजीज नहीं है तो। मे भी उनकी पहले डेथ हो सकती है। और किसी भी इंसान की डेथ होना जो है इरिप्लेसेबल लॉस होता है, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उस चीज को आप भरी पूर्ति नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट अपन क्या सोच रहे हैं, जब अपन इतनी बातें हमें पता है तो क्यों ना हम इंसानों पे इसे अप्लाई करें, ताकि किसी को दुख ना हो, कोई सफर ना करे, कोई पेन में ना रहे। क्लियर? तो यूजेनिक्स जो है वो यही काम करता है बेटा। वो क्या काम करता है, जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी हमने पढ़ी, जो चीजें हमने सीखी, उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए अप्लाई करना, ये क्या होता है? यूजेनिक्स। क्लियर? बोलो हाँ या ना। चलिए, फादर ऑफ यूजेनिक्स जो है वो फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है, याद रखना। अब आगे बात करते हैं कि शुरुआत से ही हम ह्यूमन पे काम करना चाह रहे हैं, बट कुछ दिक्कतों का सामना हमें बार बार करना पड़ता है। वो क्या है कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। क्यों? सबसे पहली बात कि कंट्रोल्ड क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मेंडल ने कराया था कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करा दिया था, बट यहां क्या ह्यूमन में पॉसिबल है क्या कि दो जीन छांटे और उन्हीं की शादी कराई जाए, फिर उन्हीं के बच्चे हों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ? तो ये एक दिक्कत है। तो आप कैसे स्टडी कर सकते हो? नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बहुत ही लंबा लाइफ स्पान है। जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें कि एक साइंटिस्ट है, वो काम करना चाहते हैं इसके ऊपर, पहली बात तो पहले तो परमिशन नहीं मिल रही, उन्होंने कैसे ना कैसे करके परमिशन ले ली। अब क्या हुआ, उन्होंने परमिशन भी मिल गई, पर वो जो कैरेक्टर चाहते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहे, वो भी ढूंढ लिए। अब ये सब काम करते करते उनकी जो उम्र हो गई 50 साल, मान लो। ये तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि बहुत तगड़े साइंटिस्ट है तो 50 साल में काम हो गया, उम्र खुद की 50 साल। अब उन्होंने स्टार्ट किया, अब जो बेबी हुआ है ना, वो बेबी होगा, उसके बाद वो बड़ा होगा। अब मे बी वो साइंटिस्ट जो है वो उसकी डेथ हो जाए, वो बच्चा जब बड़ा हो, जब उसमें कैरेक्टर, शायद कुछ कैरेक्टर दिखे, कुछ ना दिखे, जरूरी भी नहीं है कि दिखे। तो मतलब क्या हो रहा है, उसके लिए स्टडी करने के लिए उसका खुद का लाइफ स्पान उतना नहीं है साइंटिस्ट का। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन रेट इज लो। अब आप क्या करते थे, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने कराया, उसके अंदर कितने पौधे बन रहे थे? बन रहे थे ना, बहुत सारे बन रहे थे, नहीं बन रहे थे? 16 पौधे बने थे ना। हाँ, तो क्या हुआ वहां पर, आपने स्टडी कर लिया, सब में प्रोबेबिलिटी देख ली। अब 16 बच्चे एक साथ पैदा होंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये एक दिक्कत है। लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक कैरेक्टर, ह्यूमंस के अंदर एक जो है कैरेक्टर, वो कई जीन से रेगुलेट होता है। यानी कौन कौन से जीन का रोल है उसमें, कुछ के बारे में पता चला, कुछ के बारे में नहीं पता चला। एचजीपी जो पढ़ते हैं हम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, है ना, तो वहां ये बात समझ आती है, अरे ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है। ठीक है, ह्यूमन सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, बहुत छोटी सेल है, और डीएनए बहुत बड़ा है, पैकेजिंग करके फिट किया हुआ है उसके अंदर। तो उस डीएनए को खोल के उसका स्टडी करना थोड़ा भारी काम है। आई बात समझ? यस, हाँ, पीसीआर से ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आगे, वो अलग बात है ना। डाउट आया है कि सर जो डिजीज होती हैं जो आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, उनको पीसीआर से स्टडी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं बेटा, पर वो पता है कैसे कर पाए, क्योंकि अपने को अब एचजीपी पढ़ लिया अपन ने, हमें पता है कि क्या गड़बड़ी है। वो बायोटेक में सिखाएंगे आपको कैसे होता है ये। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के इनडायरेक्ट मेथड क्या क्या है। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है, देखना। यहाँ क्या हो रहा है, हमने बोला कि पेडिग्री का एनालिसिस कर लेते हैं। हमने बोला हम किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आपके परिवार में कैसे कैसे लक्षण, कैसे कैसे किन किन बच्चों में कितने गए हैं ये देखेंगे बस, और फिर चल जाएंगे। तो ये चीज कहलाई पेडिग्री एनालिसिस। दूसरा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स।
अब क्या करेंगे हमने बोला कि हम एक पॉपुलेशन इकट्ठी करेंगे, है ना, और ये जो पॉपुलेशन है ना, इसमें गिनेंगे कि कितनों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, बस किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है भैया, कर लो, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैरोटाइप एनालिसिस। अब इसमें क्या है, कैरोटाइप एनालिसिस आप सिर्फ एक सेल लेके कर सकते हो कि भाई थोड़ी सी एक स्किन की सेल दे दो, थोड़ा सा ब्लड दे दो, जिसमें ही हो जाएगा। आई बात समझ? तो कैरोटाइप एनालिसिस। अच्छा, कैरोटाइप वापस बता रहा हूं क्या होता है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ना, इनको अरेंज कर देते हैं उनके साइज के बेसिस पर। ये क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना आगे की बात। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के आपको दिखाई देंगे, एक होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब आप बोलोगे मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? बेटा, चेंज होता है अगर क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम के शेप वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये कैरोटाइप एनालिसिस से पता कर सकते हैं हम। मान लो क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, डाउन सिंड्रोम, है ना, 21st क्रोमोसोम में गड़बड़ी, पढ़ोगे आप आगे, तो इसको तो अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह देते हैं। अब बात करें अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जीन जो है ना बेटा, जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में गड़बड़ी आ जाती है। इतने बड़े डीएनए के अंदर ये एक जीन बैठा हुआ है और इसके फंक्शनिंग में गड़बड़ी आ गई, या फिर ये कैसा हो गया, डोमिनेंट से रिसेसिव बन गया, म्यूटेशन। याद है क्या आपको? ऐसा हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो सारी बातें हैं यहां पर, ये किसके अंदर आती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आती है। आई बात समझ? और मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर? क्रोमोसोमल का मतलब क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ी, बस ये लिख तो रहा है, देखो ये लिख रहा, ठीक है ना। और मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब जीन में गड़बड़ी। चलो, पेडिग्री एनालिसिस से समझ सकते हैं इसको, मेंडेलियन डिसऑर्डर को। आई बात समझ में? ठीक है, कोई भी म्यूटेशन को पढ़ लो आप, ठीक है। अब देखना आगे, अभी पढ़ेंगे सारे। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो दो तरह के हैं, ऑटोसोमल और रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड। इनमें भी कैसे कैसे दो दो तरह के। अब सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, दो तरह के होते हैं ना अपने पास क्रोमोसोम। एक्स लिंक में भी कौन, डोमिनेंट और रेसेसिव, और वाई लिंक में, वाई लिंक में डोमिनेंट रेसेसिव होगा क्या? वाई एक ही होता है अकेला, है ना। हेमिजाइगस कंडीशन याद है क्या आपको? इसका कोई डोमिनेंट या रेसेसिव का पंगा नहीं है यहाँ पर। क्यों? वाई पर अगर डोमिनेंट है तो वो अप्लाई होगा, रेसेसिव तो वो अप्लाई होगा। यहाँ डोमिनेंट तो डोमिनेंट है, रेसेसिव भी डोमिनेंट ही रहता है, अकेला रहता है। चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रेसेसिव। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर पेडिग्री की बात करते हैं। अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम पेडिग्री। ठीक बेटा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान से नहीं समझोगे तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी। तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा करते जाइए, उस तरीके से पढ़ते जाइए। ठीक, पेडिग्री एनालिसिस जब शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहली बात ये समझ आती है कि ये जो कोई एक फैमिली ट्री बनाएंगे हम। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है? फैमिली ट्री का मतलब ये है कि उस फैमिली में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने जो पेरेंट हैं उनके कितने बच्चे हुए, उन बच्चों की शादी किससे हुई, और फिर उनके किससे बच्चे हुए, उन सबके लक्षणों को देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए। और इसे ही हम क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, फैमिली ट्री। आई बात समझ में? ये सब समझा दिया मैंने आपको। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे और इन सिंबल्स के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये क्या बता रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये सर्कल लिखा हुआ है जो कि फिल नहीं है, ऐसा ये वाला सर्कल, ये नॉर्मल फीमेल को डिनोट करता है। किसको करता है बेटा? नॉर्मल फीमेल को। स्क्वायर, ये किसको डिनोट करता है? ये नॉर्मल मेल को डिनोट करता है। बट अगर हमने इसे फिल कर दिया तो ये अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल को डिनोट करेगा। क्लियर है बात? बोलो, बढ़े आगे।
यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? बढ़े आगे? ठीक है, अब देखना, अब बात करते हैं हम यहां पर ये वाला हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। याद करो हमने एक्स क्रोमोसोम के लिए कैरियर की बात करी थी, हमने एक्स लिंक्ड डिजीज के लिए। पर आप यहां क्या देख रहे हो, यहां पर मेल और फीमेल दोनों को बताया गया है कैरियर। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ऑटोसोमल के बारे में बात कर रहा है, ये सेक्स लिंक्ड के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं यहां पर ये डॉट लगा हुआ फीमेल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैरियर फीमेल है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज के लिए। क्या कभी आपने ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर, उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, ये नॉर्मल मेल और ये आ गया, तो आप ये कौन सा है? ये इनकरेक्ट मैच है ना? है कि नहीं है? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो, सेक्स अनस्पेसिफाइड, इनको बता नहीं सकते कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आई बात समझ? चलो आगे देखते हैं। अरे बेटा ये क्यों नहीं होगा, ये पूछ रहे हो क्या आप? मुझे एक बात बताओ, इतनी बार अपन ने पढ़ लिया कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज के लिए मेल या तो कैसा होता है? अफेक्टेड होता है या फिर नॉर्मल होता है। उसके पास एक ही एक्स है ना, तो या तो इस पे बीमारी की जीन होगी या फिर अच्छी वाली जीन होगी। प्रवीण, सौम्य, क्लियर है आप दोनों को? ठीक है, अब देखना। प्रवीण बोलो जल्दी हाँ या ना। यस और नो, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? बताइए जरा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना आप। सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मेल और फीमेल का पता नहीं। अनअफेक्टेड 5, 5 लिख दिया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से 5 है फन के, है ना? ठीक है, अब यहां ये लिख दिया, स्लैश लगा दिया, इसका मतलब इनकी डेथ हो गई। ऐसा, ये जो ड्रम स्टिक टाइप की बार बॉडी जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा बता दिया। बार बॉडी से कोई मतलब नहीं, रिलेशन नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं, है ना? अगर ऐसा हो गया तो इसमें बोलेंगे अबॉर्शन और स्टिल बर्थ, यानी डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ये पैदा नहीं हुए। हाँ, 5 ऑफ स्प्रिंग अनस्पेसिफाइड और अनअफेक्टेड, उनको बीमारी भी नहीं है और हम उनको बता भी नहीं पा रहे कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना? अगर उसी बॉक्स में 5 लिख देंगे तो वो अनस्पेसिफाइड अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगी, ठीक है ना? अब देखना, मतलब ये पैदा नहीं हुआ, ठीक। मेटिंग मतलब मैरिज है यहां पर क्या है? ये मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, ठीक है, ये रहा। चलो अब आगे देखो, यहां आपको ट्विंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, पेडिग्री चार्ट के लिए पढ़ रहे हैं और क्या। मोनोजाइगोटिक ट्विंस दिखाई दे रहे हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि अगर इसका जीनोटाइप ये है तो इसका भी यही होगा, इसका ये है तो इसका भी यही होगा, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और ये डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस, इनके अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? सिंबल में किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो, डाउट है क्या किसी को सिंबल में? आगे बढ़े। फ्रेटर्नल होते हैं, उनका नाम है डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, ठीक है। याद कर ले बेटा, तेरी मर्जी है तो, वरना पेडिग्री का सवाल नहीं कर पाएगा, है ना? चलो, अरे तुम सुनते नहीं हो क्या मतलब यार? मोनोजाइगोटिक में मेटिंग नहीं हो रही है, ये मोनोजाइगोटिक बताने का तरीका है उनको। मेटिंग क्यों होगी?
मोनोजाइगोटिक ट्विंस बताने का तरीका है, ये सिंबल है पूरा, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जिनमें जीनोटाइप सेम होता है, क्लियर। और कुछ नहीं, और नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ट्विंस के बारे में नहीं पढ़ाना मुझे, या आप जूलॉजी में पढ़ोगे। हाँ बेटा, यह तेज प्रताप बोला ना मैंने, अनअफेक्टेड वाले में भी सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अनअफेक्टेड वाला जो है उसमें क्या है, इस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अब अगर इसमें 5 लिख दिया ना तो अनस्पेसिफाइड 5 है, ठीक है। ये सेम नहीं है क्या, इन दोनों में सेम नहीं है क्या? अरे ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ट्विंस का जोड़ा है बेटा, अलग अलग है ये सब, ये अलग अलग है। यहां पर हमेशा मेल और मेल ही आएगा या फीमेल और फीमेल ही आएगा? यहां बदल सकते हैं डाइजाइगोटिक में, मेल और फीमेल दोनों का जोड़ा हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ? बेटा एक ही बात को 3-4 बार बोल दिया फिर भी आप वही डाउट पूछे जा रहे हो सब, हाँ? क्या बात बोल रही है मैंने? बॉक्स लिखा, बॉक्स का मतलब अनस्पेसिफाइड है ना, कंसेंट्रेशन बढ़ाओ थोड़ा सा, है ना सभी बच्चे, ठीक है। अनअफेक्टेड भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से सुनना, ये एक पेडिग्री आपको दिखाई दे रही है, अब ध्यान से सुनो। ये एक पेडिग्री आपको दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर पेरेंट्स है, ठीक। ये पेरेंट, इनके बच्चे 1 2 3 4 5, 5 वाला नहीं, सॉरी 1 2 3 4, 5 वाला तो बाहर से आया है। इस पेडिग्री में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पेरेंट है इनके ये बच्चे हैं, ठीक। नंबर दे दिया अपन ने उनको। अच्छा, अब ये फोर्थ बच्चा जो है इसकी मैरिज यहां हुई, यहां होने से अब ये जो बन रहे हैं ये इसके ऑफस्प्रिंग होंगे, क्लियर है बात? तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरेशन 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर। जनरेशन का मतलब जो सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये क्या है, जनरेशन 1 है। उसके बाद ये वाला जनरेशन 2 है और ये जनरेशन 3 है। इसमें ये सीक्वेंस भी बताता है, पहला ये बच्चा हुआ, फिर दूसरा ये बच्चा हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, फिर चौथा ये हुआ, ठीक है। जनरली हम क्या बात करते हैं, एक या दो बच्चे होंगे ना ह्यूमन के, तो जनरली है ना, ट्विंस होंगे तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्विंस होंगे तो यहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा 2 हो रहे, ठीक। इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? क्लियर? चले आगे, चलो आप देखना, ऑटोसोमल बीमारी जो होती है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे होती है, वो हम यहाँ समझ रहे हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज यानी एआर, इसको शॉर्ट में एआर लिख देंगे बेटा, हाँ एआर लिख दे, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट एडी लिख दे, चलो ठीक है भैया। अब आपको सब पता ही है, ये जो बातें ना अपन रिवाइज कर रहे हैं सबको आती है, देखना। कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल है रेसेसिव है, तो जब ये बीमारी रेसेसिव कंडीशन में होती है तो कौन सा जीनोटाइप बीमार होगा? यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा ओनली बीमार तो, है ना। और ये दोनों कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, क्लियर है बात? चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट में जल्दी बता दो कौन कौन बीमार होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन कौन बीमार होगा? कैपिटल ए और स्मॉल है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल है, ये बीमार होंगे बस, स्मॉल ए नॉर्मल होगा, क्लियर है ना बात? चलो इसके एग्जांपल, आई बात समझ, क्लियर? ये एग्जांपल बेटा ये एज इट इज याद करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को, आज आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, ठीक है। उस टेबल में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ऑटोसोमल डिजीज, ठीक। इसके 2 सेगमेंट, रेसेसिव और डोमिनेंट, इनके नाम कौन कौन से, ये STPAA, ठीक, और HMP है, ठीक। कौन कौन से हैं, हंटिंगटन, स्कोरिया और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और पॉलीडेक्टाइल। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्स लिंक्ड, ठीक। इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव, इनके नाम यहां लिखोगे, क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है इसमें बढ़िया से कागज में लिख के इसको चिपका दो, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है, चिपकाना नहीं है तो टेबल पे रखना है, जो भी करना है, बट इसको रिवाइज करना है बार बार। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा, अभी हम देखेंगे आगे, कि वो सीधा आपको क्या बोल देगा कि भाई ये माइटोनिक डिस्ट्रोफी की पेडिग्री है, अब बताओ आगे का सवाल सोल्व करो। अब जब तक माइटोनिक डिस्ट्रोफी के बारे में नहीं पता कि उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, तब तक वो सवाल
हो ही नहीं सकता। आई बात समझ? अरे बोलो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने बताई है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, अब देखना एक्स लिंक्ड रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव, ये डिजीज कौन सा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात करें अगर हम, तो कौन सी कंडीशन में बीमारी करेगा? रेसेसिव में। अब ये प्लस है, प्लस का मतलब डोमिनेट, ये स्मॉल है तो रेसेसिव, तो बीमारी किस किस कंडीशन में होगी बताना? ये फीमेल है, याद रखना, ये नॉर्मल होगी और ये भी नॉर्मल होगी, पर ये इस कंडीशन में जाकर बीमार होती है। उसी तरीके से अगर मैं मेल की बात करूं यहाँ पर, तो मेल इसमें नॉर्मल होगा और इसमें कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, यानी करियर नहीं हो सकता। अभी पूछा था ना एक दो बच्चों ने, अब और क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं आप यहाँ पर। अच्छा, ये डिजीज डिजीज तो आपको समझ ही आ गई, लिखनी है तो याद ही रखनी है अपने को, कुछ नहीं कर सकते। इनकी डिटेल कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि डचन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या क्या होता है वो बताओ, पेडिग्री आएगी इसकी, ठीक है? अभी सवाल करेंगे ना पेडिग्री की, तब बहुत क्लियर हो जाएगी बात है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्स डोमिनेंट कंडीशन को दिखा रहा है ये रहा, ठीक है? एक्स स्मॉल है, रेसेसिव कंडीशन को दिखा रहा है। अब हम जीनोटाइप बनाते हैं यहाँ पर, देखो इस ये एक्स प्लस आते ही बीमारी हो जाएगी। एक्स प्लस 2 बार, अरे भाई पक्का बीमार हो गया तो डबल बीमार नहीं, अफेक्टेड कहलाएगा। एक बार अफेक्टेड कहलाएगा, एक भी बार नहीं है कैसा कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। अब रेसेसिव मेल में देखें, मेल में क्या हो रहा है? अगर डोमिनेंट आ गया तो बीमार, कुछ नहीं आया, रेसेसिव आया तो बीमार नहीं। कैरियर एक्स लिंक्ड के लिए कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। स्यूडो रिकेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्यूडो रिकेट्स विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट होता है, ठीक? डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ की बात कर रहे हैं। इनेमल जो टीथ जो होते हैं उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, बड़ी ही मजबूत लेयर होती है जिसे इनेमल कहते हैं। ये इनेमल क्या करता है? दांतों की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है? अब किसी जीन में गड़बड़ी होने से क्या होने लग गया? ये इनेमल खराब होने लग गया, ठीक है? सेक्स लिंक्ड का ही एक पार्ट है एक्स लिंक्ड, क्योंकि सेक्स लिंक्ड में वाई लिंक्ड भी आते हैं, ठीक है? ये आगे वाई लिंक्ड, ठीक? ये बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपने किसी पेडिग्री में ये देखा कि उसमें एक मेल जो है वो अफेक्टेड है और उसके नीचे के सारे मेल अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, सारे के सारे मेल अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाई लिंक्ड डिजीज जो है या वाई लिंक्ड कैरेक्टर का एग्जांपल होगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ आई बात? बोलो हाँ या ना, समझ आ गई? चलिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको देखेंगे कैसे, पेडिग्री में कैसा दिखेगा। देख रहे हो एक चीज, यहां पर क्या हुआ? मदर अफेक्टेड है ना? वाई कैरियर नहीं होगा, वाई होता ही एक कैरियर तब हो सकता है जब 2 जीन हो। अब बात सुनना, यहाँ पर डार्क से किया हुआ है, ये सब कैसे है? अफेक्टेड है ना? अब आपने क्या देखा कि इस पेरेंट की ये जो तीनों बच्चे हैं, तीनों कैसे हैं? अफेक्टेड है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर जो अफेक्टेड होने के लिए जो जीन थी वो कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में तो मेल को भी मिलेगा और फीमेल को भी मिलेगा, मिलेगा ना? तो जो मेल में लक्षण दिखेंगे वही फीमेल में भी दिखेंगे, तो सभी बच्चे कैसे हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है? अब देखना, अब ये इस फीमेल के अंदर ही बीमारी आ गई, ये बीमारी इसमें सब बच्चों में फिर से आगे भी ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किससे होता है? फीमेल से। अब एक चीज देखना, यहाँ पर ये मेल अफेक्टेड है पर इसमें कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो गैमेट है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म जाएगा ही नहीं इसके गैमेट में, नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है बात? ये वाली बात आई नहीं आई समझ में? टिक किया जिस पे। क्लियर? बोलो हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया अपने पास, है ना? गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया। अब मैंने बोला था ना, एल्केप्टोन्यूरिया जो है, अगर उसकी पेडिग्री आपको दे दी, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ऑल मेंबर्स, इन सबका जीनोटाइप बताओ, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, सबका जीनोटाइप बताओ। अब याद ही नहीं एल्केप्टोन्यूरिया कैसे होता है? एल्केप्टोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है ना? ऑटोसोमल रेसेसिव है, मतलब अब क्लियर रहना चाहिए, अब नहीं समझेंगे बार बार। जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव बोला मतलब ये लिख दो, बीमार, ठीक है? अब जो भी बीमार दिख रहे हैं उनके यहां लिख दिया अपन ने, होंगे कि नहीं होंगे? ये बात समझ आई नहीं आई? जो भी बीमार दिख रहा है वो उसका जीनोटाइप स्मॉल ए ही होगा, तभी तो वो ऑटोसोमल डिजीज से प्रभावित है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज जो होती है वो सिर्फ इस कंडीशन में होती है, अपन ने यहाँ पर तीनों में लिख दिया, ठीक? चलो, अब बात कर रहा है वो कि मुझे एक बात बताओ, इसमें एक स्मॉल ए कहां से आया होगा? यहां से। और एक स्मॉल ए कहां से आया होगा? यहां से। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये अफेक्टेड है? क्या कैसे है ये? कैसे है ये? नॉर्मल है, मतलब इनके पास एक डोमिनेंट जीन है, तभी तो नॉर्मल है ये। तो इन दोनों के तो जीनोटाइप अपने को आगे समझ आ गए ना? ठीक है भाई, अब बताओ, यहां एक स्मॉल ए है, ठीक, तो वो तो यहां से आया होगा, पक्की बात है। पर यहां पर अगर ये नॉर्मल है तो एक कैपिटल है तो होगा ही होगा, होगा ना? कौन सा करियर वाला डायग्राम?
जरूरी नहीं है बताए वो, फिर जब करियर वाला डायग्राम बना ही देंगे तो तुम सीधा सीधा नहीं लिख दो कि कैपिटल ए स्मॉल है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पर जो भी करियर है उनको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, है ना। अब फिर क्वेश्चन क्यों दे, क्यों रहे फिर क्वेश्चन। एक बात बताओ, जब यहाँ पर करियर लिख दिया उन्होंने तो आप क्या करोगे फिर, अच्छा करियर है तो लिख दो कैपिटल है स्मॉल है, तो फिर जीनोटाइप पूछेंगे ही क्यों। अब क्लियर हुई बात बेटा, बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर हो गई ना ये बात, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत, अरे ये पेडिग्री के क्वेश्चन में अभी ऐसे चुटकियों में सोल्व करोगे आप, चुटकियों में, पक्की बात है ये, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ से आ गया, एक स्मॉल है कहां से आया होगा, यहाँ से आया होगा, इसके पास भी लिख दो स्मॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल ए आया है, ये नॉर्मल है क्योंकि, है ना, और यहाँ कैपिटल ए दूसरा नहीं है तो मतलब ये स्मॉल ए होगा, और ये कैपिटल ए इसको इससे मिला होगा, सिंपल सी बात है। अरे एक पता लग गया तो सारे पता लग जाएंगे, है ना। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, इस वाले का डायग्राम जो जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्लियर है बात। तो इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सन ऑफ स्प्रिंग वगैरह नहीं है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बस आई बात समझ, क्लियर, बोलो हाँ या ना, सबको समझ आ गया ना ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेडिग्री दी है इसकी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, चलो करो इसे करो। बताओ जरा क्या आया, सोल्व करें क्या। ठीक है, सुनना। अब देखो क्या बात है, यहाँ पर कौन सा टाइप का है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी कि फीमेल जो होगी वो कौन सी कंडीशन में अफेक्टेड होगी, सिर्फ होमोजाइगस में, और मेल जो होगा वो इस कंडीशन में अफेक्टेड, इस वाले में तो नॉर्मल होगा, है ना, और इसमें अफेक्टेड होगा, क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। तो यानी अगर मैं सीधा सीधा क्या बोलूं यहाँ पर, ये जो फीमेल अफेक्टेड है तो क्या मैं इसको एक्स सी लिख सकता हूँ क्या, है ना, और जो मेल अफेक्टेड है उसको सीधा ये लिख सकता हूँ, ठीक है, सही बात है, ठीक है, चलो कैसे होगा अब देखते हैं, सही बात है। चलो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हमने देखा एक्स सी वाई, यानी एक एक्स सी कहां से आ रहा है, मेल है, तो मेल में हमेशा कहां से मिलता है, मेल में हमेशा मदर से मिलेगा, ये मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये होगा चांस कि इनमें, इन वाले में एक एक्स सी गया हुआ हो, क्योंकि ये कैसा है एक्स प्लस वाई, आई बात समझ। तो क्या होगा, एक तो आएगा यहाँ से, एक ना एक तो आएगा, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा, और ये कैसा दिखेगा, इसको ऐसा लिख लो, है ना, तो ये भी ऐसा दिखेगा, ये, क्लियर, आई बात समझ। तो ये जो मेल पेरेंट है ये तो अनअफेक्टेड है, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप हमने साफ लिख दिया। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, अब बचा कौन, ये वाला, इसको चेक करें कैसे आएगा, इसका कैसे पता चलेगा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक्स प्लस, ये नॉर्मल है ना, तो एक्स प्लस तो आएगा ही आएगा, और इसको कहां से मिलेगा, ये वाला जी पिता से, तो ये ऐसे होगा। याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जो डॉटर है उसको एक्स जो होता है वो फादर से मिलता है, ठीक है, और सन को हमेशा एक एक्स कहां से मिलेगा, मदर से मिलेगा। अगर अगर एक्स लिंक्ड कोई बीमारी मदर में हो रही है ना, मदर में, तो सन तो पक्का ही अफेक्टेड होगा ही होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बच्चा कौन, ये वाला, इसको चेक करें कैसे आएगा, इसका कैसे पता चलेगा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक्स प्लस, ये नॉर्मल है ना, तो एक्स प्लस तो आएगा ही आएगा, और इसको कहां से मिलेगा, ये वाला जी नॉर्मल डोमिनेंट, यानी किस कंडीशन में बीमारी होगी, इस कंडीशन होता है वो फादर से मिलता है, ठीक है, और सन को हमेशा एक एक्स कहां से मिलेगा, मदर से मिलेगा, होगा ही होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, कैसी होती है बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी किस कंडीशन में बीमारी होगी, इस कंडीशन में। अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, लगाओ देखे, लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा सा।
क्लियर है बात? हुआ क्या सोल्व? सोल्व हुआ? देखो क्या हो रहा है, करें है ना, कर लेते हैं। कैसे है सवाल, ध्यान से देखना। मैंने बोला कैपिटल ए अफेक्टेड, अब यहाँ अफेक्टेड दिखा रखा है ना, तो इन पे बिना कुछ सोचे अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है। अरे पर क्या सोच से फर्क क्या पड़ेगा, इसकी बजाय यहाँ ऐसा करें, नॉर्मल के नीचे लिख देते हैं, है ना, सही बात है ना। चलो ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, क्या पता करना है इनके बारे में, इनके बारे में सोचो। अगर कैपिटल ए, इनको दोनों को ऐसे देखते हैं, अगर कैपिटल ए का क्रॉस होता तो सभी बच्चे कैसे होते, कैपिटल ए, तो यानी ये बच्चा और ये बच्चा भी कैसा होता, अफेक्टेड होता। ठीक, चलो तो ठीक है, इस वाले को बदल के कैपिटल ए स्मॉल ए से करा लो, तो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, तब भी क्या होता, हर एक के पास कैपिटल ए जीन जाता, तब भी ये अफेक्टेड होते। यानी ये ऐसे है। ये बात किसको समझ नहीं आई, पूछ लो जल्दी से, आगे दिक्कत आ जाएगी वरना पूछो। देखो क्या हो रहा है, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। छोड़ो, सारी वापस डिलीट कर देते हैं। सुनो, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होता है वो कौन सा कंडीशन में अप्लाई होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, पक्की बात, ठीक है। अब देखना, अगर मैं बोलूं कि जो जो अफेक्टेड होंगे उनमें कम से कम एक डोमिनेंट जीन तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो ये अफेक्टेड हो गया, और नॉर्मल वाला कौन सा होगा इसमें, स्मॉल ए वाला। अच्छा, इसमें नॉर्मल कौन कौन दिख रहा है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो भी डार्क दिख रहे हैं वो या तो कैपिटल ए होंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, सही बात है ना। अरे बोलो हाँ या ना, जिनको भी डाउट है वो अपने आप बोलते जाओ, ठीक है। ये वाला भी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, होगा, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं अपन, चेक क्या कर रहे हैं कि इसमें से कैपिटल ए को ले लो और इसमें से कैपिटल ए को ले लो, क्रॉस कराओ, कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए। अगर इनका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो क्या होता, सभी बच्चे कैपिटल ए होते, यानी सभी बच्चे अफेक्टेड होते। बट क्या आपको यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, मतलब ये वाला क्रॉस तो नहीं होगा। ठीक, चलो एक को कैपिटल ए स्मॉल ए बदलना, नई कंडीशन, तो कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब क्रॉस करवा दिया अपन ने, तो क्या देखते हैं अपन यहाँ पर, दोनों में इसका क्रॉस में रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा, ऐसा वन बाय वन में, ठीक है। तो मतलब सब में एक एक डोमिनेंट जीन तो आ रहा है, फिर भी तो क्या होते हैं, सभी कैसे होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलो अब एक नया दूसरा केस और देख लेते हैं, इसमें क्या होता, अरे ये तो आपका फेवरेट वाला क्रॉस है ना, तीन टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं ना आपको यहाँ पर, तो तीन टाइप के में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चांसेस देखते हैं, ऐसे नहीं होता बेटा आप यहाँ गिनना मत। और एक बात बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, गिन लेते हैं कि एक स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल और स्मॉल दो कैसे हो गए, तो मतलब ये तो कुछ और होगा, नहीं, चार नहीं गिनने इसमें, हर एक बच्चे के वक्त प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, ठीक है। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पर आप क्या देख रहे हो, एक नॉर्मल है, मतलब एक स्मॉल है इसको यहां से मिला होगा, एक तो ये मिल गया, और एक यहां से भी तो मिला होगा, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। आई बात समझ, क्लियर। और इसका इसका क्या होगा, अरे ये जब पता लग गया, ये जब पता लग गया, तो ये होगा, कैपिटल ए तो नहीं आ सकता ना, क्यों, एक डोमिनेंट यहां से आ गया मान लो, और इसके पास तो कोई भी डोमिनेंट नहीं है दूसरे, तो ये तो नहीं हो सकता। आई बात समझ, क्लियर हुई बात अब तो, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो इस क्लास में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है तो नहीं हो सकता, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। आई बात समझ, क्लियर। और इसका इसका क्या होगा, अरे ये जब पता लग गया, ये जब पता लग गया, तो ये होगा, कैपिटल ए तो नहीं आ सकता ना, क्यों, एक डोमिनेंट यहां से आ गया मान लो, और इसके पास तो कोई भी डोमिनेंट नहीं है दूसरे, तो ये तो नहीं हो सकता। आई बात समझ, क्लियर हुई बात अब तो, ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो इस क्लास में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस जो है उसमें क्वेश्चंस करेंगे, आपको कल एक स्टेटमेंट वाइज एक जो हम एक तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, इन सबका रिवीजन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले डिजीज पता होना चाहिए, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बेटा यही रहेगा, चिंता क्यों करते हो तुम यार इतनी, ठीक है ना। कल 2 क्लास है, बीच वाले में कंफ्यूजन रहेगा, बीच वाले को दोनों बोल सकते हैं अपन, ठीक है भाई, बस समझ। चलिए तो तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं अपन वापस से इसी नए जोश के साथ, ठीक है। सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे, क्वेश्चन करके आएंगे।